मुर्दैया आत्मकथा के 7वें और अंतिम उपखंड को हमने शुरू कर दिया है और यहीं से मुर्दैया अपने समापन की ओर बढ़ रही है। यहां पर मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं जो इतनी पेशेंटली, इतनी रिलीजियसली इसे सुनते हैं। इसी की वजह से मैं कितनी भी बीमार रहूं, मेरा बार बार इसको पाठन करने का मन करता है। और मैं नाम भूल रही हूं क्योंकि मुझे नाम बहुत ज्यादा याद नहीं रहते यदि मैं उन्हें नोट डाउन ना कर लूं। तो आप में से कुछ लोगों का कहना था कि आवाज बहुत कम आ रही थी 2 एपिसोड पहले। उसकी वजह थी कि मेरा गला खराब था। लेकिन मुझे पढ़कर आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छा लगा कि आप इसे सपरिवार सुन रहे हैं और मेरी कमजोर आवाज की वजह से सुनने में आप लोगों को दिक्कत आ रही थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइंदा चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मेरी कोशिश रहेगी कि आवाज में बुलंद रख सकूं, क्योंकि जितनी मेहनत इस मंच से मुर्दैया के पाठन के लिए मैं कर रही हूं, ये तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप लोग इसे नहीं सुनते। और सपरिवार सुनना तो ये बहुत बड़ा काम है, मेरे पाठन से कहीं ज्यादा बढ़कर। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी आइंदा के एपिसोड्स में कि आवाज आप लोगों तक कम ना पहुंचे। तो मुर्दैया के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि किस प्रकार घर से भागकर अंबेडकर छात्रावास में जाकर तुलसी राम जी को जगह मिलती है और वहां किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है मैनेजर्स के जरिए, और कैसे छात्रों को मतलब भोजन का जो सरकारी सुविधा है मुहैया कराने की, उससे भी वंचित कर दिया जाता है भ्रष्टाचार के चलते। और वहीं डीएवी कॉलेज का जिक्र है आजमगढ़ के, जो आरएसएस का अड्डा माना जाता है, उस वक्त माना जाता था। आज की क्या स्थिति है ये मैं नहीं कह सकती। कोई जानकार इस बारे में रोशनी डालना चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अब यहां से हम पाठन आगे शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जोहार। ग्रह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। ये बात सब जानते हैं कि जब आखिर में वे मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे बुद्ध, तो सुजाता नाम की एक महिला ने, एक स्त्री ने उन्हें पात्र में खीर दी, जिसे खाकर बुद्ध के प्राण बच सके। तब उन्हें सबसे पहला ज्ञान जो ये आया वे यही था कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, कि भूखे रहकर तो कतई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आपका पेट भरा होगा तभी आपका ध्यान जो है पुस्तक की तरफ जाएगा, वरना तो हमेशा इसी तरफ आपका ध्यान उलझा रहेगा कि किसी तरीके से पेट भर जाए। इसीलिए पेट का भरे रहना, उत्तम भोजन करना बहुत जरूरी है। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर भी आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई। वह भी बड़ी विचित्रता के साथ। उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आसपास के शहरों की यात्रा कराते थे। तर्क ये होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अतः इसे तर्क के सहारे अंबेडकर हॉस्टल के जोखूराम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ के पलहन्नी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के शाहगंज स्टेशन पर पहुंचने के बाद दिल्ली से आकर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। बहुत ताज्जुब होता है इन सब चीजों को पढ़ करके। इतने अपने सखों के नाम उन्हें याद हैं। मैं तो अभी कमेंट बॉक्स में ही मतलब सबके नाम याद नहीं रख पाती हूं, और तुलसी राम जी को बाकायदा हर एक का नाम याद है। मेरी पहली और बिना टिकट यानी WT विदाउट टिकट यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतजार स्टेशन पर ही करना पड़ा।
रेल यात्रा का कौतूहल सिर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास किसी रेल कर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद तथा महात्मा गांधी जिंदाबाद आदि। इन्हीं नारों से गूंजती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची थी। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी। हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफर। वह अपनी संपन्नता के बारे में खूब डेंग मारता जा रहा था। सभी सहयात्री उसकी नशा प्रभावित तोतली जबान का खूब मजा लेने लगे थे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वह अपने पैरों का मोजा निकालकर उसे झकझोरने लगा। मोजे में से 100 रुपए के 5 नोट छिटक कर डिब्बे के फर्श पर गिर गए। वहां खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वह इधर उधर नोटों को ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसका नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए। इसी बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए जिसने नोटों को उठा लिया था। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे कि इन रुपयों को गिरते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उसमें उनका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डरकर उन रुपयों में से 200 रुपए यमुना प्रसाद को दे दिए। हम सभी भौचक यमुना प्रसाद को देखते रह गए। 200 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस वक्त, और सभी छात्रावास में रह रहे थे जहां किसी चीज की कोई सुविधा नहीं थी। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ रहने के लिए जगह आपको मुहैया कराई जाती थी, वो भी घूस लेकर। ध्यान रहे, जाहिर है उस जमाने में 500 रुपए एक बड़ी रकम थी और 200 रुपए में तो मेरा साल भर का खर्च ही निकल सकता था। मेरे मन में यह बात उठती कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूं, किंतु वैसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अंबेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात BHU को देखने की। रिक्शे वालों के से पूछते पूछते पैदल ही मैं दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुंच गया। बरसात का दिन था, इसीलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर उफन रही थी। मेरे सामने बस पानी ही पानी था। एक स्थान पर इतना ज्यादा पानी मैंने पहली बार देखा था। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियां देखकर मैं भौचक रह गया था। उन दिनों बनारस की गंगा में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियां पाई जाती थीं और वे अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती थी। वैसे आजकल कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो मेरठ के पास किसी ने गंगा नदी के आसपास डॉल्फिन्स की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जो खासी वायरल हुई थी। क्योंकि इन दिनों तो गंगा में डॉल्फिन की बात भी कोई नहीं सोच सकता, और जो है सो पॉल्यूशन की वजह से ऐसा माना जाता है कि ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रही हैं। क्योंकि मैंने बिटिया का एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इन सब चीजों को मैंने मेंशन किया था, इसीलिए मुझे मालूम है इस चीज के बारे में। स्थानीय लोगों ने शोंस कहते थे। अश्वेध घाट पर खड़े खड़े मैंने भी अनेक शौसों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए शौस से बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना कि शौस आदमी को निगल जाते हैं, अतः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था। किंतु गंगा के बारे में अनेक किंवदंतियां जागृत हो गई थी। सबसे बड़ी किंवदंती यह थी कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में शौसों के डर से नहीं नहा पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया था। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहां नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नजारा देखता रहा। कल्पना में वह बार बार मुझे शंकर की जटाओं में समाधि नजर आ रही थी। वहां से हटने का जी नहीं कर रहा था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से WT अर्थात विदाउट टिकट वापिस चले जाने की मजबूरी मुझे वहां से पास ही स्थित काशी विश्वनाथ के सुनहरे गुंबद वाले मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते हुए भयभीत हो गया था। सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार हैं, अतः अपना जातीय ज्ञान बहुत डराने लगा था। इसीलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया।
फिर पूछते पूछते मैं बीएचयू की तरफ चल पड़ा। वहां से बीएचयू 4 किलोमीटर दूर था। गदौलिया से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनापुर, सोनापुर, भदेनी, 80 तथा लंका होते हुए मैं बीएचयू के गेट पर पहुंचा तो उसका भव्य मुख द्वार देखकर मैं दंग रह गया। सामने विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक श्याम पट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज बीएचयू तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच है। वहां से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति से पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे से शुरू होने वाला था। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अतः पूछते पूछते मैं बीएचयू के एम्फी थिएटर स्थित स्टेडियम पहुंच गया। यह मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से भारी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा घंटा बजा बजा कर नारा लगा रही थी। बीएचयू का टेम्पो हाई था। बार बार दोहराया जाने वाला नारा मुझे अत्यंत मोहक लगता था। यह मैच बीएचयू की टीम हार गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। उस जमाने में भी सिर्फ घंटा ही बजाते रह गए और इस जमाने में भी बहुत सारे मैचों में हवन किए जाते हैं, घंटा बजाया जाता है, लेकिन नतीजा 0 ही रहता है। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहां मैं बैठा था, मेरे ठीक बगल में बीएचयू लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी तपसी राम बैठकर मैच देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रंग रूप देखकर उन्होंने भांप लिया कि मैं बीएचयू का छात्र नहीं हूं, क्योंकि पहले जिक्र हो चुका है कि ढोल और घंटियों लेकर बैठे हुए थे, मतलब बहुत लाउड होते हैं वहां के स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहां से आया हूं। मैंने घबराते हुए बताया कि आजमगढ़ से 15 अगस्त का फायदा उठाकर WT बनारस देखने आया हूं। उन्होंने हंसते हुए पूछ लिया, बिरादर हुआ का? बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हां कह दिया तो तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिड़ला हॉस्टल ले गए, जहां उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतों से वे मुझे परिचित कराते रहे। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मतलब ये जितने भी परिसर थे कॉलेज के अंदर, वे सब मंदिर की शक्लों में थे। ये बात जरा नोटिस में रखिएगा, क्योंकि आगे मणिकर्णिका में इसका जिक्र किस तरीके से तुलसी राम जी करेंगे, ये मेरे लिए भी एक पहेली जैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक ये पोर्शन नहीं पढ़ा मणिकर्णिका में। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि हर हाल में मैं भविष्य में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगा। सुखचाते हुए मैंने तुलसी राम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ अपने बल पर करना है। तो इससे भी पता चलता है कि तुलसी राम जी एक सेल्फ मेड पर्सन रहे हैं। बल्कि तापसी राम ने आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा कि पहले इंटर पास कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिड़ला हॉस्टल में गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत के बाद तापसी राम ने बीएचयू के अंदर नवनिर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर दिखाया। वहां प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पद पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे को गा रहा था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए थे। तो इसीलिए मैं समझती हूं कि इस धुन पर थिरकते वक्त अमिताभ बच्चन जी को नमक हलाल फिल्म में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी भी इलाहाबाद के हैं और ये धुन भी वहीं की है। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर की दीवार के एक हिस्से में गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार झलकती गेरुआ रंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया था। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, किंतु WT वापस चले जाने की विवशता ने मुझे तपसी राम से विदा लेकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। संयोगवश वहां जोखू, यमुना और बलवंत पुनः मिल गए।
बनारस से आजमगढ़ की हमारी वापसी यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें शोंस उछलते रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललचा ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा, वह भी बिल्कुल मुफ्त, ने मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु बीएचयू का आकर्षण अत्यंत दुखदाई साबित होने लगा। तपसी राम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे। हरदम बस यही धुन सवार थी कि इंटर पास करते ही बीएचयू जा धमकू। 24 घंटे के अंदर ही अंबेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप से पुनः खड़ी हो गईं। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो उस समय के वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया था, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपए मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई। उस समय अंबेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपए मासिक किराए पर ली गई थी। इस इमारत में 4 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे, तो इस हिसाब से हुए 40 छात्र कुल। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ैल थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ के रफी शफी 2 वकील थे। रामधन द्वारा दावा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया था। अतः रफी शफी वकीलों ने कोर्ट द्वारा नोटिस भिजवाकर हॉस्टल खाली कराने का आदेश दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे थे। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी। सोचता था कि हॉस्टल से निकल गया तो कहां रहूंगा। पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। तो पहले ही जिक्र हो चुका है कि कितने भ्रष्ट हुआ करते थे मैनेजर। प्रायः ये दलित हुआ करते थे या कोई स्थानीय नेता। हॉस्टल के 300 रुपए मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प लेने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी और रामधन में तनातनी चल रही थी। इस समस्या का कोई निदान दिखाई नहीं देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न करा ले। अंतोतगत्वा एक उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह पर हम सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो हॉस्टल को चलावें या उस पर अपना दावा पेश ना करें। ऐसा छात्रों ने उनसे लिखकर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूतों चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। युवा शक्ति से उलझना नहीं चाहिए, और वे तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे थे। और यहां जगह जगह दलित लोगों द्वारा या छात्रों द्वारा पिटाई का जो जिक्र है, उसको पढ़कर एक आशा बंधती है अपने समाज को लेकर कि वे लड़ना तो जानता है, हथियार उठाने से नहीं कतराता, नहीं हिचकता। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में हिचक छोड़ दी जाए तो हमारा समाज बहुत ऊपर जा सकता है। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची थी। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा सारा नजारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल में अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता चालू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में गिरफ्तार करके ले जाया गया था, जिन्हें उसी रात को तेज बहादुर सिंह ने रिहा करा दिया था। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशहाली वापस आते ही अहमदी बीबी का झाड़ू भी वापस आ गया था। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी जो अंबेडकर हॉस्टल तथा उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वे अत्यंत खूबसूरत थीं, किंतु युवा अवस्था में ही सूनापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वे सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थीं। उस समय अंबेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए लाल डिग्गी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास बस 2 ईंटें रखे हुए होते थे और नीचे जमीन पर एक बड़ा घड़ा रख दिया जाता था। मैलों से भरे इन घड़ों को 2 महिला सफाई कर्मचारी सुबह शाम उठाकर लाल डिग्गी बांध के उस पार फेंक आती थी।
ऐसे शौचालय आजमगढ़ में अनेक हिस्सों में बने हुए थे। कितना अमानवीय कृत्य है ये। दूसरे का मैला ढोना, अपने टॉयलेट साफ करते हुए, जबकि आजकल तो इंग्लिश टॉयलेट ज्यादातर घरों में लगे हैं, उन्हें भी साफ करते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, घिन चढ़ती है। सोचिए जरा उन लोगों के बारे में जो हमारा या ऐसे लोगों का मैला ढोकर फेंकते होंगे। ऐसे शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे जहां महिलाएं काम करती थी। जो दो महिलाएं अंबेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालयों में काम करती थी, वे दिन भर पान चबाया करती थी। जाहिर है जिस प्रकृति का उनका काम, उसमें पान सहयोगी काम करता था। मतलब उससे उठती हुई पान की गंध उनको उकाई आने से, वॉमिट हो जाने से रोकती थी। पान की जो एक अपनी भीनी भीनी खुशबू होती है, वो मैले के बदबू को कम करती थी। काम खत्म करने के बाद वे पान की दुकान से दूसरी दुकान पर चलायमान रहती थी। किसी से भी बड़ी आसानी से हंसी मजाक कर लेती थी, किंतु यदि जरा भी अनबन हो गई तो गोली की रफ्तार से उनके मुंह से गालियां फूट पड़ती थी। इतना ही नहीं, वे तुरंत बाल्टी में भर मैला उठा लाती और अंधाधुन आते जाते लोगों पर फेंकना शुरू कर देती थी। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागता हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता था। एक बार मैं भी ऐसे बेबस हुजूम का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1964 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्वी सड़क स्थित कुख्यात कालीनगंज मोहल्ले के एक स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच इन्हीं दोनों महिलाओं से किसी की तकरार हो गई। देखते ही देखते मैलों की बौछार से सड़क वीरान हो गई। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशाने से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा पाया। कालीगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहां धन के बदले औरतें अपनी रातें बेचा करती थीं। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य ने पण सुंदरी कहा है। पण मुद्रा को कहते हैं। शायद कोई ना कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पण सुंदरियां नहीं बनती। शाम होते ही श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में तब्दील हो जाती थीं और उनको देखते ही ऐसा लगता था कि मानो सारा शहर ही इनसे परिचित हो। कालीगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना से मैं कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान रहा। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देव नारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। घटना मई 1965 की है। वे दोनों रात में मेरे यहां रुके। खा पीकर करीब 10 बजे रात को देव नारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खरीदने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीगंज में मुजरा सुना जाए। देव नारायण दिलफेक किस्म के बड़े चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था और रईसजादे कोठों पर जाकर पण सुंदरियों के नाच गाना में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देव नारायण दीपचंद के साथ कालीगंज की सड़क पर चल पड़े। 10 कदम आगे जाने पर मैं पीछे से मैं भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं पटरी के एक मकान में घुंघरू के साथ तबले की थाप पर सारंगी की कै कौ वाली ध्वनि यकायक गूंज उठी। देव नारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गूंजते स्वर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से दरवाजे से आवाज आ रही थी। खिड़की पुराने जमाने की 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोफर ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोफर पर निगाह गड़ाकर देव नारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं कहीं बीच में दीपचंद ने आंख गड़ा ली और मैं सबसे नीचे निहुर कर फोफर में झांकने लगा। मुझे नर्तकी के सिर्फ घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोंकते तबलची के हाथ दिखाई दे रहे थे। देव नारायण नर्तकी का ऊपरी हिस्सा देखकर बताते रहे कि वे कितनी सुंदर थी। सौंदर्य वर्णन के साथ ही वे बोल पड़े, इतना स्टूडेंट जैसन लगती हो। ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, तोहार क्लास फेलो हुई। हम दोनों के बीच दीपचंद की हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की में फोफर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसमें वे उछलती कूदती नर्तकी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी गाने लगी।
नजरिया नजरिया नजरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया, अखियां तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया। इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले की तेज थाप पर जोर से उछल पड़ी। उसके घुंघरू मेरी निगाहों से ओझल हो गए। त्रिशंकु की तरह इस खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु अखियां तोहार गोरी जैसन अमवा के फरिया की धुन पर देव नारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, जियो राजा जियो। संयोगवश उनकी ये आवाज खिड़की के फोफर से होती हुई अंदर बैठी महफिल तक जा पहुंची। एक बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आ धमका। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस आदमी ने दाएं हाथ से देव नारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर टकराते हुए गालियों की बौछार कर दी। इसके आगे जो विवरण है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वह कहता गया, रंडीबाजी करे के हो तो भितरा आवे। त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से साफ बच गए। मैं उस व्यक्ति से हाथ पैर जोड़ता रहा। जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर हम तेजी से भागते हुए आजमगढ़ चौक पर दाखिल हो गए। किसी को पीछे आता देखकर बड़ी राहत महसूस हुई थी। चौक पर पहुंचकर मैं देव नारायण पर बरस पड़ा। जवाब में वह सिर्फ हंसते रहे और कहते रहे, ई कुल का मजा लेवे के चाहिए। 40-50 साल बाद सोची के देखे बा तब बड़ा मजा आई। इस घटना के तत्काल मैं कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझता रहा, किंतु 45 साल बाद मुझे सोचकर देव नारायण को बिल्कुल मैंने सही पाया। 45 साल पहले की घटना, वो भी नाम सहित, तिथि और महीनों सहित, किस सन की है, ये बहुत अद्भुत बात है। ये मेरे ख्याल से किसी किसी में ये ताकत होती है कि वे इतना याद रख सके अपने याददाश्त के जरिए। और इस बात को लेकर पूरी मुर्दैया में तुलसी राम जी हमें चौंकाते रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा हौसला बढ़ाना भी ना भूलें। धन्यवाद।